Good morning, students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 11th, chapter number 3, Discovering Tut. CBSC and RBSC both syllabus are same. NCERT की बुक है हॉर्नबिल, जिसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसके बारे में जिसकी हेडिंग है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। AR विलियम्स के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है, जिसमें अपन आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही देखो कुछ ये फ्रेजेस दे रखी है, एक्सप्रेशंस दे रखी है, इनको अपन इस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। ये है पिक्चर किसकी? टट की। अब आप कहोगे टट कौन था, तो इस चैप्टर में यही जानेंगे अपन कि भाई ये टट कौन था, इसके साथ क्या हुआ। He was just a teenager when he died. He was यानी वह था just a teenager। टीनेजर किसको कहते हैं? जिसकी टीन एज हो, यानी काउंटिंग में जिसमें टीन आता हो, 13 से 19। तो 13 से 19 के बीच का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको कहते हैं टीनेजर। तो जब उसकी मृत्यु हुई तब वो टीनेजर था। द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। और ये कौन था? द लास्ट हेयर यानी अंतिम उत्तराधिकारी था। किसका? ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक बहुत ही ताकतवर परिवार की। दैट हैड रूल्ड, जिसने कि शासन किया था इजिप्ट के ऊपर, मिस्र के ऊपर। एंड इट्स एम्पायर ऑफ सेंचुरीज, और कई सेंचुरीज तक इस मिस्र के साम्राज्य पर जिन्होंने शासन किया, ये उस साम्राज्य का अंतिम उत्तराधिकारी था। ही वॉज लेड टू रेस्ट यानी उसको सुला दिया गया। लेडन विद गोल्ड, बहुत सारे सोने के साथ, सोने में ढक कर। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उसको भुला दिया गया। भाई जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के साथ बहुत सारे सोने के साथ उसको लिटा दिया गया, यानी उसका फ्यूनरल कर दिया गया, और उसके बाद सब लोग भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, जब तक कि उसकी डिस्कवरी यानी उसकी खोज हुई ऑफ हिज टूम का मतलब उसका जो स्मारक बना हुआ था, कब खोज हुई? 1922 में। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। और ये आधुनिक दुनिया पूरी जो है स्पेक्यूलेट कर रही थी, यानी ये कल्पनाएं कर रही थी, सोच रही थी, उसके बारे में अनुमान लगा रही थी। व्हाट हैपेंड टू हिम, कि भी उसको क्या हुआ, उसकी मृत्यु कैसे हुई। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और सबसे ज़्यादा संभावना किसकी जताई जा रही थी कि भी उसका मर्डर हो गया है। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years। नाउ यानी अब, लिविंग छोड़ते हुए, हिज टूम अपने उस टूम को, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years। 80 years में लगभग पहली बार अपने टूम को छोड़ रहा था। 80 years यानी कि 1922 में जब से उसके टूम की जो डिस्कवरी हुई है, तब से लेके आज पहली बार 80 years बाद उसको निकाला जा रहा था। टट हैज अंडरगोन ए सीटी स्कैन, और टट की क्या की जा रही थी? एक सीटी स्कैन की जा रही थी। दैट ऑफर्ड न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिससे कि कुछ नए सुराग मिलने वाले थे उसकी जीवन और उसकी मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइडेड ए प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो, और प्रोवाइड यानी उपलब्ध करवाने में, प्रिसाइज डाटा यानी संकलित डाटा, फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन यानी कि जो साइंटिफिक तरीके से उसकी बॉडी की जो पड़ताल की जानी थी, उसके बाद कि भाई एग्जैक्ट कॉज को पता लगाना फोरेंसिक मेथड के द्वारा। ऑफ द बॉयज फेरो किसके लिए यूज हुआ है? फेरो शब्द यूज होता है राजा के लिए। तो ये जो बॉय था, राजा था, इसके बारे में एग्जैक्ट डेटा को कलेक्ट किया जा सके कि भाई उसके डेथ का कॉज क्या था। उसी दौरान देखो, एन एंग्री विंड स्टेड ऑफ घोस्टली डस्ट डेविल्स एज
King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. और जब टट किंग को बाहर निकाला जा रहा था, एन एंग्री विंड यानी एक बहुत ही तेज हवा, स्टीर्ड अप घोस्टली डस्ट, स्टीर्ड अप घूम रही थी, घोस्टली यानी जैसे कि भूत की तरह हो, डस्ट डेविल्स भूत की तरह, डस्ट डेविल यानी गुबार जो है डस्ट का उड़ रहा था। एज किंग टट वॉज टेकन आउट, जैसे ही राजा टट को बाहर निकाला जा रहा था, फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसके आरामदायक जगह की, इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री, जो कि प्राचीन मिस्र के अंदर जो कब्रगाह था, नॉन एज द वैली ऑफ किंग्स, जिसको किस नाम से पुकारा जा रहा था, वैली ऑफ किंग्स, यानी वैली ऑफ किंग्स नाम की जगह की जो सिमेट्री थी, जो कब्रगाह थी, वहां टट का टूम बना हुआ था। और वहां से जिस दिन उसको निकाला जा रहा था, उस दिन धूल के गुबार जो है, बबूलिये जो है चल रहे थे, घोस्टी डेविल्स की तरह विकराल रूप किए हुए आंधी चल रही थी। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैज सडन क्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। और डार्क बेलीड क्लाउड्स यानी भूरे कलर के, गहरे कलर के जो डार्क कलर के क्लाउड थे, वो पूरे दिन डेजर्ट में, उस डेजर्ट स्काई के अंदर छाए रहे पूरे दिन। और अब जो है वेलिंग द स्टार्स यानी तारे उग आए हैं, इन द कैस्केड ग्रे कलर के जो स्काई था उसमें स्टार तारे उग आए हैं। इट वॉज 6 PM ऑन January 5th 2005, और आज जो है शाम के 6 बजे का समय था, 5 जनवरी 2005 का। The world's most famous mummy glided head from first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood younger ruler who died more than 3,300 years ago. The world's famous most mummy, वर्ल्ड की जो फेमस मोस्ट मम्मी थी, मम्मी किसको कहा जाता है, मिस्र के अंदर जो बॉडी है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है, और ये विश्वास जताया जाता है कि कभी न कभी इनमें वापस आत्माएं आएगी और ये फिर से जीवित होंगे। इस आशा के साथ उस बॉडी को नष्ट नहीं किया जाता, कुछ लिक्विड्स वगैरह जो है, कुछ केमिकल लगाकर उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको कहा जाता है मम्मी। तो ये दुनिया की जो सबसे प्रसिद्ध मम्मी थी, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर, जिसका कि सबसे पहले सीटी स्कैनर के अंदर डाला गया, ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, और उसकी जो मेडिकल मिस्ट्रीज थी उसको जानने का प्रयास किया गया। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इसको बहुत कम समझे हुए यंग रूलर की, हु डाइड जो कि मर गया था, मोर देन 3,300 ईयर्स अगो, यानी कि 3300 साल से भी ज्यादा पहले जब ये मर गया था, उसकी बॉडी का आज सीटी स्कैन किया गया, सीटी स्कैनर के अंदर उसको डाला गया। All afternoon, the usual line of tourists from around the world has descended into the cramped rock-cut tomb where 26 feet underground to pay their respect. और पूरे दिन दोपहर को यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट यानी टूरिस्ट आते रहे पूरे विश्व भर से, उसको जो 26 फीट का उसका रॉक कट टूम था उसको देखने के लिए, अपनी होमेज को पे करने के लिए, अपनी रेस्पेक्ट को किंग के प्रति पे करने के लिए। दे गेज्ड एट द मॉरल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. They gazed यानी उन्होंने टकटकी लगाकर देखा, the morals of the walls, walls के अंदर जो बने हुए थे पिक्चर्स उनको, of the burial chamber, उस burial chamber में, उस कब्र में, एंड peered the Tut's glided face, और जो ग्लाइडेड यानी कि उसका फेस था, फेस को जिस तरीके से कवर किया गया था उसको, एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, और सबसे ज्यादा जो खूबी, सबसे बड़ी खूबी जो थी उसकी, हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन, उसकी कॉफिन जो था उसी को मम्मी की शेप में, उसकी बॉडी की शेप में ढाला गया था, उसके ढक्कन को भी बिल्कुल उसके हेड की तरह ही जो है कार्व किया हुआ था, वो सबसे बड़ा फीचर था उसका। सम विजिटर्स रीड
फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और कुछ विजिटर्स जो कि अपने साथ गाइड बुक लेके आए थे उसमें से पढ़ रहे थे कुछ, और विस्पर यानी बुदबुदा कर बड़बड़ा कर छोड़ धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और शायद वो इस बारे में पॉन्डरिंग विचार कर रहे थे। अनटाइमली यानी असामयिक, डेथ मृत्यु ऑफ हिज लेट टीन में यानी 15 के बाद हो सकता है, 17, 18, 19 में जो लेट टीन एज में उसकी मृत्यु हुई थी उसके बारे में। और वॉन्डरिंग विद ए सीवर इफ द फेरोज कर्स, या ये सोचकर वो कांप रहे थे कि भाई ये हो सकता है फेरोज का, राजाओं का कोई कर्स हो यानी अभिशाप हो। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, और उनमें ये भी थी कि भाई डेथ उनकी मृत्यु हो जाएगी, या मिसफॉर्चून फॉलिंग या कुछ ऐसा अनहोनी घटित होगी अपॉन दोज उन लोगों की हु डिस्टर्ब्ड हिम जो कि उनको डिस्टर्ब करेगा, उनको परेशान करेगा। वॉज रियली ट्रू, क्या वो वास्तव में सही थी, यानी कि लोगों का यही था कि भाई जो इनको परेशान करेगा उनके साथ भी कुछ ऐसा घटित होगा, या तो उनकी मृत्यु हो जाएगी या उनको साथ कुछ अनहोनी घटना घटित होगी। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look। और जैसे ही जो जाही हवास है जो कि सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के, इन्होंने जब बॉडी को पहली बार देखा तो उन्होंने कहा द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, ये मम्मी जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, क्योंकि कार्टर ने जो 1920s में इसके साथ किया इसके कारण से मम्मी बहुत ही बुरी स्थिति में थी। अब कार्टर ने क्या कहा, देखो क्या किया। कार्टर होवार्ड कार्टर जो था that is was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb। वही होवार्ड कार्टर कौन था, एक ब्रिटिशर था, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिन्होंने कि 1922 के अंदर इस टट के टूम को खोज निकाला था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, बहुत सालों की मेहनत के बाद, इट कंटेंट्स, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार की खोज के बाद आखिर उसको ये मिला। इट कंटेंट्स दो हेस्टिली ransacked in antiquity were surprisingly complete हिट्स कंटेंट, यानी इसके जो कंटेंट्स थे दो हेस्टिली रीसेकंड इन एंटिक्विटी, हेस्टिली जल्दबाजी में इनको रीसेक किया गया। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, पूरी तरह से वो पूर्ण थे। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, दे रिमेन यानी वो रहे द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, यानी सबसे ज्यादा समृद्ध रॉयल कलेक्शन जो था एवर फाउंड, आज तक जो पाया गया उसमें सबसे ज्यादा ये रिचेस्ट कलेक्शन था। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड, और ये आज जो है फेरोज का लीजेंड बन चुका था, हीरो बन चुका था। राजाओं में सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट कलेक्शन था वो इसी तट का था। स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, गोल्ड थे इसमें। देयर eternal brilliance mean to guarantee re-securation caused a sensation at the time of discovery, और इसमें जो है गोल्ड और बहुत सारी चीजें जो है वो डाली गई थी जब इसकी डिस्कवरी की गई। and still get the most attention, but Tut was also buried with everyday things he would want in after death। और सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात ये है कि टट को जो बरी किया गया इसमें टूम में, तो उसके साथ जो एवरीडे थिंग्स थी, डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजें जो थी वो भी इसके साथ रखी गई जो कि इसके जीवन के बाद काम आने वाली थी। जैसे बोर्ड गोएम था, ए ब्रॉन्ज रेजर थी, उसके बाद लिनन के अंडर गारमेंट्स थे, एंड केज ऑफ फूड एंड वाइन, यानी खाने के और
शराब के केस, बर्तन वगैरह, ये सारी चीजें जो है उस कब्र में, उस टोम में, उस कॉफिन के साथ रखी गई थी। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3-nested coffin. और कई महीनों तक जो है सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड करने के बाद, फेरोज का जो फ्यूनरल ट्रेजर था उसको रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। His 3-nested coffins, 3 जो नेस्टेड कॉफिन्स थे उनमें, ओपनिंग द फर्स्ट, और उन्होंने जब पहला खोला, ही फाउंड ए श्राउड एडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। उसने क्या देखा? ही फाउंड यानी उसको मिला, ए श्राउड, श्राउड का मतलब क्या होता है? कफन, एडोर्न्ड विद जो कि लदा हुआ था, गार्लैंड यानी कि मालाओं से, ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, विलो और ऑलिव लीव्स की मालाओं से लदा हुआ कफन उसको मिला। वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, इसके साथ साथ क्या थे? वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल यानी कमल के जो पेटल्स है वो, एंड कॉर्नफ्लावर मक्के के फूल, द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल। और ये सारी चीजें ये इंडिकेट कर रही थी, ये संकेत कर रही थी कि इसका फ्यूनरल जो है वो या तो मार्च या अप्रैल में हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें उसी मंथ में खिलती है, चाहे वो ऑलिव लीव हो या विलो लीव्स हो या वाइल्ड सेलरी या लोटस पेटल या कॉर्नफ्लावर, इन सारी चीजों से ये अनुमान लगाया गया कि इनका बरियल जो है या तो मार्च में हुआ है या अप्रैल में। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, अब अंततः जब वो मम्मी तक पहुंचा तो पहुंच तो गया, लेकिन ये उसके लिए मुसीबत बन गई। The ritual resins had hardened, अब रिचुअल रेजिन्स तो जो थे, जो उसको बॉडी को सेफ रखने के लिए जो रेजिन्स, जो लिक्विड को यूज किया गया था, हैड हार्डन्ड, अब वो सख्त हो चुके थे। सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सीमेंटिंग चिपक गए थे टट को, टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सॉलिड गोल्ड कॉफिन जो था उसके बॉटम से उसकी बॉडी पूरी तरह से चिपक गई थी उन रिचुअल रेजिन्स के कारण। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और किसी भी प्रकार के फोर्स के कारण, किसी भी प्रकार के दबाव के कारण जो है वो इधर उधर नहीं हिल रहे थे, यानी अलग नहीं हुए। कार्टर रोट लेटर, और कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, कि भाई अब क्या किया जाए, किसी भी तरह के फोर्स से इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, द सन यानी कि जो सूर्य है, कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, वो एक हथौड़े की तरह बीट कर सकता है, दिस फार साउथ इजिप्ट, इस साउथ इजिप्ट में। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, और कार्टर ने ये भी यूज किया कि वे किसी तरीके से ये लिक्विड, ये रेजिन जो है लूज हो जाए, ढीले पड़ जाए, तो उसने सन का सहारा लिया। और इसके लिए उसने क्या किया, फॉर सेवरल आवर्स यानी कुछ घंटों तक, ये उसका मैप है, देखो मैप, आप समझ जाना कि भाई किंग्स वैली कहाँ है, ये दिखाने के लिए इजिप्ट का मैप दिया गया है। He set the mummy outside in blazing sunshine, he set the mummy, उसने मम्मी को रख दिया outside the blazing sun यानी उस चमकते हुए सूर्य के अंदर, that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसने कि इसको 149 फ़ारेनहाइट तक गर्म किया। Nothing buzzed, लेकिन कुछ नहीं हुआ। He reported with scientific detachment that, उसने जो है scientific detachment में ये लिखा है, scientific detachment के साथ लिखा कि the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. The consolidated material, जो जमा हुआ material था, had to be chiseled, chiseled का मतलब क्या होता है, छेनी और हथौड़ा जो होता है उससे chiseled away यानी छेनी और हथौड़े से उनको दूर किया गया, अलग किया गया। From beneath द लिम्स यानी लिम्स उन अंगों के नीचे से,
एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन, जिससे कि उस ट्रंक में से पॉसिबल जो थे रिमेनिंग किंग्स के रिमेनिंग्स उसके अवशेष को प्राप्त करने के लिए अंततः जब किसी भी तरीके का कोई भी जो काम नहीं किया उनका ट्रिक, ना तो वो किसी फोर्स से हटे ना किसी सन की हीट से वो हटे, तो अंततः उनको चिसल से यानी उसे हथौड़ी और टांकी से जो है उनको अलग किया गया। In his defense, Carter really had little choice. अभी अगर अपने बचाव में कार्टर के पास अब बहुत कम चॉइस बची थी। If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. कि भाई अगर वो इसको कट नहीं करता, मम्मी को काट कर फ्री नहीं करता, तो हो सकता था जो थीव्स जो चोर वगैरह थे निश्चित रूप से उसके साथ जो गोल्ड वगैरह रखे गए थे वो गोल्ड लेके चले जाते। In Tut's time the royal were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them। और अभी कह रहा है टट के समय में जो रॉयल्स होते थे, जो राजा होते थे, वो बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे और उस समय ये उम्मीद की जाती थी, ये आशा की जाती थी कि वो इन रिचेस को अपने साथ ले जा सकते थे, इसीलिए इनके कॉफिन में इतनी सारी चीज़ें रखी गई। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods। और इसी फॉर हिज जर्नी, इसी यात्रा में ग्रेट बियॉन्ड किंग टट को भी जो है बहुत सारी लेविस्ड ऐसो आराम की चीजें ग्लिटरिंग गुड्स इसके साथ रखा गया। प्रीसियस कॉलर्स यानी कीमती कॉलर, इनलैंड नेकलेसेस बहुत सारे नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स एंड सेरेमोनियल एप्रिन, सैंडल्स, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स and toes and the now iconic inner coffin and masks। इतने सारी चीजें जो है उनके साथ इस कॉफिन में, उस कफन में रखी गई थी कब्र में। all of pure gold, और सारी चीजें किसकी बनी हुई थी? गोल्ड की। to separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint। और अब इसको अलग करने के लिए टट के इन एडोरमेंट्स को कार्टर के लोगों ने क्या किया, इस मम्मी के हेड और इसके बाद जो भी मेजर जॉइंट थे उनको काट कर अलग किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब इनको अलग कर दिया गया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स, उन्होंने इस रिमेन्स को वापस जोड़ दिया ऑन ए लेयर ऑफ सैंड, एक मिट्टी की परत बनाकर, इन ए वुडन बॉक्स, लकड़ी की बॉक्स में, with padding that concealed the damage, जिससे कि इस डैमेज को छुपाया जा सके। the bed where Tut now rest, इस बेड में जहाँ की टट अभी रेस्ट कर रहा था। तो इस प्रकार से कार्टर ने उसकी बॉडी के साथ जो किया उसके कारण आज जो टट की बॉडी थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी और कार्टर ने उसको हटाने के लिए क्या किया ये अपन ने जाना। आज के सेशन में इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।